हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज में सेशन 8 और इस सेशन में हम कवर करेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैप के थ्रू समझ लेंगे और यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार पीपीटी के थ्रू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगा और देन मैं आपको लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगा, जिससे आपको सभी के सभी पॉइंट्स इसी सेशन में क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से 2 टाइम्स लार्जर है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर सच पॉपुलेशन हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आइस से ढका हुआ है सारा का सारा कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सीज हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे बेलिंगहॉसन सी, एविंसन सी और रोज सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेडल सी। अब देखिए, इधर अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर इंडियन ओशियन, और देन यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स लार्जर है। और यहाँ पर एज सच हमें कोई भी पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती। अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कार एंड जो ट्रैफिक है वो आपको ऐसे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और डेट्स वाई ये जो कॉन्टिनेंट है ये साइंस को डेडिकेटेड है। अब बेसिकली यहाँ पर जितने भी हमारे कंट्रीज हैं अर्थ में, वो यहाँ पर अपना एक ऐसा रिसर्च सेंटर के थ्रू अर्थ के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में और जोन लेयर के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट्स और भी बहुत कुछ यहाँ पर बेसिकली रिसर्च करते रहते हैं। तो आपने याद रखना है, ये कॉन्टिनेंट साइंस को डेडिकेटेड है। और एक ट्रीटी हुई थी 1 दिसंबर 1959 में, अंटार्कटिका ट्रीटी। और इस ट्रीटी में उस समय 12 कंट्रीज थी। और ये 12 कंट्रीज के द्वारा डिसाइड किया गया था कि इस कॉन्टिनेंट को हम सिर्फ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज करेंगे। ऐसा यहाँ पर कोई मिलिट्री ड्रिलिंग नहीं होगी और ना ही यहाँ पर मिनरल माइनिंग होगी, और जो फिशिंग या फिर जो यहाँ पर स्पीसीज हैं उनका इलीगल ट्रेड नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस ट्रीटी के थ्रू याद कर रख सकते हैं। और ये जो ट्रीटी है ये एक्सपायर हो रही है 1948 में। अब 1948 में क्या कंडीशन होगी ये अभी के लिए तो खैर हम नहीं बता सकते। अभी जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये ट्रीटी कब हुई थी और एक्सपायर कब हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस को डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर आपको 6 महीने दिन देखने को मिलेगा और 6 महीने आपको नाइट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। अब जैसे हम अर्थ को अगर स्टडी करें, और मैंने ज्योग्राफी फॉर ऑल में काफी डिटेल में बताया भी था आपको कि किस तरह से हमें आईसीटी जोन और बेसिकली जो ट्रॉपिकल जोन में जो सनरेज हैं वो ज्यादा रिसीव होती हुई देखने को मिलती है। तो जो ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ठीक ऊपर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलता है, और ठीक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में और 23.5 नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा, और 0 डिग्री पर इक्वेटर देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो सनरेज हैं वो बेसिकली इसी जोन में हमें देखने को मिलती हैं। और इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सनरेज होंगी तो यहाँ पर हमारे इंडिया में बेसिकली समर वाला सीजन चल रहा होगा। और 21 जून यहाँ पर दिन सबसे बड़ा होता है कंपेरेटिवली नाइट। तो यहाँ पर 21 जून लगा लो कि अगर सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि नाइट बड़ी है और दिन छोटा है, तो वो कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर, है ना। ये तो खैर हमें पता ही है, बहुत इजी है। और इधर से आपने जो डे और नाइट इक्वल होता है इक्विनॉक्स, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। एक तो 21 मार्च और एक होता है आपका 23 सितंबर। तो 23 सितंबर के बाद ही अंटार्कटिका रीजन में हमें डे देखने को मिलता है। और जब सनलाइट्स पड़ती हैं तो बहुत ही कम यहाँ पर रिवर्स फ्लो करती हैं। मैक्सिमम यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती हैं और जो भी यहाँ पर वाटर बॉडीज हैं उसके ऊपर हमें एक थिक लेयर देखने को मिलती है आइस की। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कोई रिवर नहीं है, या फिर यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो हमें इतना इजिली नहीं देखने को मिलता जो हमें अदर कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है, रिवर ऑनेक्स, जो आपको याद रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी वाटर बॉडीज है उसके ऊपर आपको एक थिक आइस लेयर देखने को मिलेगी। और जो ये वाला रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेक वोस्टॉक। लेक वोस्टॉक, और लेक वोस्टॉक को लेकर अभी रिसर्च चल रही है। और ये जो रीजन है ये सिमिलर है यूरोपा। यूरोपा आपको बताइए, यूरोपा एक सैटेलाइट है जुपिटर की, और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अभी साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं कि अगर लेक वोस्टॉक के नीचे ऐसा अगर यहाँ पर लाइफ फॉर्म हमें मिल जाती है, तो यहाँ यूरोपा में भी हमें लाइफ
देखने को मिल सकती है। तो जो सेम कंडीशन है वोस्टॉक लेक में, वही सेम कंडीशन यूरोपा जो सैटेलाइट है वहां पर हमें देखने को मिलती है। और यूरोपा सैटेलाइट कौन से प्लेनेट की है? जुपिटर की। अच्छा, उसके बाद आपको याद रखना है जो मोस्ट साउथर्न एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा है यहाँ पर? माउंट एवरेस्ट मोस्ट एक्टिव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मोस्ट एक्टिव साउथर्न वोल्केनो। और जो हाईएस्ट पीक है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर माउंट विंसॉफ, और ये एल्सवर्थ माउंटेन का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया इसके साउथ पोल के 960 किलोमीटर आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, और 2700 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, एंड 4000 किलोमीटर अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। समटाइम्स ये पॉइंट भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें जो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, 95% यहाँ पर आइस शीट हमें देखने को मिलती है, और वर्ल्ड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट ये एक तरह से कोल्डेस्ट डेजर्ट भी है। और यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत कम होती है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और डेट्स वाई यहाँ पर हमें एक तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं ग्रेटेस्ट डेजर्ट। और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का जो लैंड है वो एक तरह से हाईएस्ट एलिवेशन पे हमें देखने को मिलता है 6000 फीट पर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव वोल्केनो आपको याद रखने हैं, और जो हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की वो आपको पता होना चाहिए। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी रिसर्च चल रही है वेस्ट अंटार्कटिका वाले रीजन में। अब देखो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ आइस मेल्ट हो रही है, मतलब अगर आइस शीट कोलैप्स कर जाएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बेसिकली वाटर बॉडीज हैं, और इसकी वजह से जो ओवरऑल सीज का लेवल वो बढ़ जाएगा। और ये एक तरह से ट्रिगर पॉइंट है वेस्ट अंटार्कटिका वाले रीजन में। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट सर्च कर रही है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर जो आइस शीट्स हैं वो क्लैप्स कर सकती हैं, और इस वजह से जो ओवरऑल सीज का लेवल है वो बढ़ सकता है, और ये ट्रिगरिंग पॉइंट है। ये पॉइंट याद रखना, समटाइम्स करंट अफेयर के पॉइंट से भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर एल्सवर्थ माउंटेन, ये हम देख चुके हैं, और इसकी हाईएस्ट पीक है विंस ऑफ मैसिव, और इसकी जो हाइट है वो भी आपको याद रखनी है। अब लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर ऐसा है नहीं क्योंकि आइस कवर्ड है, अब लोवेस्ट पॉइंट तो यहाँ पर हम ऐसे देख नहीं सकते। एंड माउंट एवरेस्ट यहाँ पर ये एक्टिव वोल्केनो है, और ये रोज आइलैंड का पार्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मई जून जुलाई में यहाँ पर हमें सन नेवर राइज, और एक तरह से टेम्परेचर देखने को मिलता है -90 डिग्री। वेजिटेशन अगर यहाँ पर देखें हम, लाइकन एंड मोस, दो ही वेजिटेशन है इस कॉन्टिनेंट में। और पिग्योन यहाँ पर फ्लाइटलेस बर्ड हमें देखने को मिलती है, और क्रिल फिश इस रीजन में हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक स्टडी ने यहाँ पर हमें बेसिकली मतलब रिसर्च के थ्रू पता लगा है कि रिच इन आयरन, और सॉरी रिच इन गोल्ड, प्लेटिनियम, निकल, कॉपर, पेट्रोलियम, यहाँ पर मतलब इतने सारे हमें मिनरल्स सोर्सेज देखने को मिलते हैं। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रीटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो 1 दिसंबर 1959 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली ये कॉन्टिनेंट साइंटिस्ट या फिर साइंटिफिक जो बेसिकली रिसर्च है उसको डेडिकेटेड है। और यहाँ पर ऐसा हम मिनरल माइनिंग नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पर हम मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं कर सकते, है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और 70% अगर हम देखें फ्रेश वाटर पूरे अर्थ का, वो अंटार्कटिका वाले रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा। और ग्रेट साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं यहाँ पर। इंडिया की जो लेबोरेटरीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंडिया की जो लेबोरेटरी थी वो थी दक्षिण गंगोत्री। और देन यहाँ पर अदर रिसर्च सेंटर जो इंडिया के हमें देखने को मिले हैं, एक है मैत्री, और जो अभी रिसेंटली ही यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था भारती। और बाकी यहाँ पर कंट्रीज के रिसर्च सेंटर्स हैं वो आपको याद नहीं रखने, जस्ट आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता होना चाहिए। और ये वाला जो रीजन है ना, ये एंडेंजर्ड जोन है। यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, जैसे पेग्यून है, या जो हमें क्रिल फिश हमने यहाँ पर अभी स्टडी किया था, तो वो भी बेसिकली इसी जोन में ही हमें देखने को मिलती है। और ये जो रोज सी है, ये एक तरह से कंजर्वेशन एरिया में आता है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजर्वेशन एरिया है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर एक लेक है जो आपको याद रखनी है, वोस्टॉक लेक मैं आपको बता चुका हूँ। और लार्जेस्ट ग्लेशियर है यहाँ पर लैम्बर्ट। और यहाँ पर एक वीडा लेक भी है, वीडा लेक 19 मीटर थिक आइस कवर्ड लेक है ये।
और समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में स्लाइन वाटर लेक कौन सी है, देन आंसर इज वीडा लेक। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अरोरा जो सिचुएशन होती है। अच्छा, ओजोन लेयर डिप्लीशन ये 1985 में जो बेसिकली ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था कि जो ओजोन डिप्लीशन हमें देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर भी यहाँ पर रिसर्च चल रही है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम अरोरा की जो सिचुएशन है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इजी वे में अगर हम इसको समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा अर्थ है, और यहाँ पर हम सन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सन, जो सन फ्लेयर्स यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं, और सन फ्लेयर से जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं, और हमारा जो अर्थ है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, और एक लेयर है आयनस्फीयर, और आयनस्फीयर में आयन पार्टिकल्स होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर सोलर फ्लेयर्स इस वाले रीजन में पहुंचती हैं तो ये पार्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही ये पार्टिकल एक्टिव होते हैं तो हमें जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है यहाँ पर अरोरा की सिचुएशन देखने को मिलती है। और नॉर्थ पोल में जो हम बेसिकली ये सिचुएशन देखने को मिलती है उसको बोलते हैं अरोरा बोरोलिसिस। मतलब यहाँ पर एक तरह से ये पार्टिकल्स यहाँ पर ब्लिंक करते हैं, और साउथ पोल में हमें अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस इस बेसिकली इस अरोरा कंडीशन को हम कहते हैं। तो अरोरा कैसे बनता है आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही आपको इस कॉन्टिनेंट से याद रखना है। बाकी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। वेजिटेशन यहाँ पर हमें कौन सी देखने को मिलती है, और कौन सी यहाँ पर बर्ड है, ऐसा यहाँ पर कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, और यहाँ पर आपको एग्जैक्टली इसके साउथ में और ईस्ट में कौन से आपको ओशियंस देखने को मिलेंगे हमने डिस्कस कर लिए। तो होपफुली इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितनी हमने इन्फॉर्मेशन कवर करी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।